आज का हमारा नावल है माही, जो कि एक नावलेट है और इसकी राइटर है सुमेरा हमीद। चूँकि ये नावलेट है तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एक ही वीडियो में पूरा नावलेट कवर कर लूँ। तो नावलेट शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नावलेट शुरू करते हैं। ओ शहरी बाबू, ये खटारा हटाओ यहाँ से। ये मेरा यूनिवर्सिटी का पहला दिन था और ये पहली आवाज़ थी जिसके अंदाज़ ने मुझे इतना हवास बाख्ता कर दिया कि मैं बौखला कर रह गया। जैसे मुंह से मखसूस आवाज़ निकालो तो दरख्तों पर बैठे सारे चिड़ी कबूतर कौवे फुर से उड़ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मेरे औसान के सारे चिड़ी कबूतर फुर हुए। नया नया शहर आया था, अभी दिन ही कितने हुए थे कि ऐसे बम मार के लहजों का आदी हो जाता। सर घुमाकर आसपास देखा तो छोटी सी कमीज़ और खुले बांचे की पैंट में वो एक लश पश कार से ज़रा फासले पर खड़ी मुझे घूर रही थी। बाद में मालूम हुआ ये पैंट उसके अब्बा की थी। अब्बा के ही लाए अमरीकी रिसाले की मॉडल को खराज तहसीन पेश करते हुए पहनी थी। टीवी की नशरियात नई नई रंगीन हुई थी। शहर में हर तरफ रंगीन टीवी का बड़ा चर्चा था। यूनिवर्सिटी की इमारत के पसे मंज़र में लश पश कार के करीब खड़ी वो ऐसी लग रही थी जैसे सारी दुनिया ब्लैक एंड वाइट हो और एक वही रंगीन हो। मैंने यानी ब्लैक एंड वाइट देहाती ने एक नज़र उस लड़की को देखा और घबरा गया। वो इतनी बेझिझक मुझे घूर रही थी। गले में दुपट्टा वगैरह भी नहीं था, कमीज़ के ऊपर के बटन भी खुले थे। तौबा तौबा, मैंने फ़ौरन नज़रें घुमा ली। मैं ये तभी समझ गया था कि मुझे शहरी बाबू तंजन कहा गया है। मेरी साइकिल उसकी गाड़ी के रास्ते में नहीं थी, फिर भी वो गुस्सा कर रही थी। मैंने साइकिल को थोड़ा फासले पर खड़ा कर दिया। इस पर वो और भड़की, हाथ से इशारा करके कहा, इस कलंक के टीके को दूर करो मेरी कार की हुदूद से। उसने हाथ से दूर फिटे का निशान भी बनाया। अच्छा, तो वो ये चाहती थी कि मेरी देहाती साइकिल उसकी गाड़ी के करीब वो जवार में कहीं दिखाई न दे। मैं शहरी लोगों को अलकबात से नवाजते ज़ेर लब बड़बड़ाते हुए साइकिल को दूर, बहुत दूर ले गया, फिर खड़ा करके ताला लगाने लगा। दरअसल यह मेरा शहर में तीसरा और यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। दादाजी ने कहा था कि पुत्र, साइकिल का ख्याल रखना। कुछ मेरे दिल में भी ख्याल आता था कि शहर में चोर उचक्के उठाई गिर बहुत होते हैं। मेरी साइकिल इधर उधर हो गई तो इस भरे परे शहर में दो टांगों पर क्या करूँगा। मुझे तो अपनी टांगों से ज़्यादा साइकिल की फ़िक्र होती थी। ताला लगाकर मैंने सर उठाया तो डर गया। वो ऐन मेरे सर पर खड़ी थी और बड़े गौर से ताला लगाने और फिर मुझ वहमी की उसे 3-4 बार खींचकर पड़ताल करने के अमल को देख रही थी। शहर के चोरों का मयार अभी इतना नहीं गिरा कि इस जहाज़ को चुराएं, उसने बड़ी संजीदगी से कहा। शहर के चोरों का मयार गिरा हो या ना हो, लेकिन मुझ देहाती के वहम का कोई इलाज नहीं था। मैं वैसे ही घबराया हुआ था। फिर वो ऐन मेरे पीछे खड़ी थी। वो पहली लड़की थी जो इतने करीब आकर खड़ी हुई थी, जिससे बड़ी प्यारी खुशबुएं उमड़ रही थी। वो ब्लैक एंड वाइट दुनिया में सिर्फ रंगीन ही नहीं बल्कि इतर मुअत्तर भी थी। मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ अपनी पहली क्लास लेने आया। वो च्युइंगम चबाती मेरे आगे आगे चलती रही। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि वो यहाँ किसी सहेली से मिलने आई हो, ये उसका डिपार्टमेंट ना हो, यहाँ इसकी क्लास ना हो। मैं क्लास में दाखिल हुआ तो वो सामने सीट पर बैठी अपनी सहेलियों के साथ बहुत ऊँची आवाज़ में बेशर्मी से कह कहे लगा रही थी। मुझे जो खाली सीट दिखाई दी मैं बैठ गया। कुछ देर बाद उसने सीट पर घूमकर पूरी क्लास का एक जायज़ा लिया और फिर उसकी नज़र मुझ पर आकर ठहर गई। उसकी च्युइंगम गुब्बारा बना चुकी थी। मुझे देखकर उसने वो गुब्बारा फोड़ दिया। 2 उंगलियों को आंखों पर रखकर मेरी तरफ घुमाया कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। पता नहीं वो सभी पागल थे या मैं ही ज़्यादा घबराया हुआ था। सारी क्लास हंसने लगी। ये माँ ही थी, माँ जबी। ऐसी टार्जन लड़कियाँ घर क्यों नहीं बैठती? तालीम इन्हें इंसान क्या बनाएगी, उल्टा मज़ीद बर्बाद कर देगी। शुरू में इसे देखते ही बड़बड़ाने लगता। जहाँ से वो गुजरती वो रास्ता बदल लेता। इसकी शक्ल देखते ही मेरी हवाइयाँ उड़ने लगती। वो चुड़ैल थी या नहीं, लेकिन मैं भूत बन जाना चाहता था कि इसे दिखाई ना दूँ। अगले कई दिन मैंने 2 काम किए। अपनी साइकिल को उसकी गाड़ी से बहुत दूर खड़ा किया। वो क्लास में जहाँ बैठती उससे दूर, बहुत दूर जाकर बैठ जाता, उसकी खुशबू तक से दूर कि वो मेरे लिए खुशबूदार शहरी चुड़ैल बन चुकी थी। गांव में कहते हैं कि खुशबू लगाने से जिन आशिक हो जाते हैं, उस पर जिन ही आशिक हो सकते हैं। इंसानों में इतना हौसला नहीं हो सकता। एक दिन उसने मेरी सीट पर चंद अजीब व गरीब शक्लों की बबल और चॉकलेट रखी। डैडी अमेरिका से लाए हैं, बेनियाजी से कहा और चली गई। दरअसल उस दिन सारी क्लास के मुंह में उसके डैडी के लाई चॉकलेट फंसी हुई थी।
सुना है ऐसी चॉकलेट यहाँ से नहीं मिलती। मैं तो सुनी सुनाई देखी दिखाई कुछ भी नहीं जानता था। मेरी तो ज़िंदगी की ही वो पहली चॉकलेट थी। हमारे गांव में नीली पीली मीठी गोलियां मिलती थी, वही हमारे लिए आसमान से उतरा मनोसलवा थी। वरना दादाजी शहर आते तो सबके लिए टाफियां लेते जाते, जो मुंह में रखते ही घुल जाती। मैं अपना ख़ानदान छोड़ गांव का पहला लड़का था जो शहर यूनिवर्सिटी पढ़ने आया था, जो हॉस्टल में रहता और आजकल पैंट शर्ट पहनने के मौसम से गुजर रहा था। हमारे कॉलेज की वर्दी शलवार कमीज़ थी। शहर आया तो बड़ी मुश्किल हुई। क्लास में एक सिर्फ मैं ही था जो शलवार कमीज़ पहन कर आता था। प्रोफेसर रफ़ीक ने अपने पास बुलाकर बड़े मदलल अंदाज में मुझे कायल कर लिया कि मैं पैंट शर्ट पहन कर आया करूं, काली भेड़ न बनूं, वरना जितना मेरा मजाक उड़ेगा वो मुझे तालीम में पीछे ले जाएगा। दादाजी को ख़त लिखा, उन्होंने पैसे मनी ऑर्डर करवा दिए। बाज़ार गया पर कुछ समझ नहीं आया। फिर अगले कई दिन बाज़ार घूमता रहा, समझ नहीं आया कि क्या लेना ठीक है क्या नहीं। हमेशा से अम्मा जी मेरे लिए कपड़े बनवाती रही हैं। ये ख़रीदारी वाली हरकत मुझे अच्छी ना लगी। कहाँ मैं पढ़ने लिखने वाला, कहाँ ये जनानियों वाले काम। जैसे तैसे मैंने पैसे बर्बाद कर लिए और जब पहले दिन मैं पैंट शर्ट पहनकर यूनिवर्सिटी पहुंचा, एक लड़की मेरे करीब से सीटी मारते हुए गुजरी। उसके लंबे घुंघराले बाल पुष्ट पर बिखरे हुए थे। वो चंद कदम आगे चल गई, फिर रुककर सर घुमाकर मेरी तरफ देखा। फौत तो नहीं हो गए? ये वही थी। क्लास क्या, पूरी यूनिवर्सिटी की गुंडा लड़की जिसे माही नहीं हलाकू खान कहना चाहिए था, पर शायद लोग इससे वाकई डरते थे। मुझे साथ ले जाते, मैं अच्छी ख़रीदारी करवा देती। क्या लड़कियों जैसा रंग पहना हुआ है? वैसे लड़कियों जैसे रंग में कोई कबाहत नहीं, लेकिन सच्ची बात है कि तुम पूरे जोकर लग रहे हो। जो मर्दाना कपड़े और रंग पहन लेती थी, उसे मर्दों के लड़कियों जैसे रंग पहनने में क्या मसला होता? जोकर वाली बात उसने मेरे करीब आकर मेरी शर्ट को चुटकी में पकड़कर कही, ये लड़कियों वाला रंग है। मेरा रंग उड़ गया। अब तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे, क्या करता? तुम्हें खुद दिखाई नहीं दिया? मैंने शराफत से नाम में सर हिला दिया। उसने मुझे सर से पैर तक देखा। मैं जोकर लग रहा हूँ? अगली फ़िक्र हुई। तुम आईना देखकर नहीं निकले? मैंने फिर नाम में सर हिलाया। उसने फिर कहका लगाया, मेरे घर में एक फ़ालतू आईना रखा है, कल गाड़ी में रख कर ले आऊँगी। तुम पढ़ाकू लोगों का यही मसला है, किताबों से बाहर की दुनिया की खबर ही नहीं होती। मसला मेरा पढ़ाकू होना नहीं था, मसला ये था कि मेरी देही ज़िंदगी कॉलेज से घर और घर से कॉलेज तक रही थी, वो भी साइकिल पर। अम्मा मेरे कपड़े धोकर कोयले वाली इस्त्री से सिलवटें निकालकर खूंटी पर लटका देती और मैं पहन लेता। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि मेरे पास कपड़े कितने हैं। शहर के लिए अम्मा ने ही ट्रंक में सब रखा था। घर वाले मुझे बाबू साहिब कहते थे, जिसके कपड़े इस्त्री होते थे। मेरे साथ चलना, उसने कमाल बेनियाजी से कहा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने सच्चाई से काम लिया। वो इतनी देर से मुझसे बात कर रही थी तो दो चार लड़के अचंभे से मेरी तरफ देखकर गुजरे। तुम इतने गरीब हो? वो न जाने इतनी हैरान क्यों हुई। मैं हैरत से उसे देखने लगा। इससे उसका क्या मतलब? फिर उसने पर्स खोलकर मेरे सामने किया। अंदर यहाँ वहाँ बहुत पैसे रखे थे। मैं चाहूँ तो इसी वक्त बाज़ार जाकर कुछ भी खरीद सकती हूँ। तुम इतनी अमीर हो? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया, बिल्कुल उसी के अंदाज में, और वो बेसाख्ता हंस दी। तुमसे एक गलती हो गई है बच्चे। बच्चे कहते उसने मेरा शाना तबका। तुम्हें मेरे बाप जैसे अमीर बंदे के घर में पैदा होना चाहिए था। फिर अफसोस से सर हिलाया। वो मेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन शायद तुम्हारे बाप जितने अमीर आदमी का दामाद होना मेरा नसीब हो जाए। उस पर उसने जानदार कहा लगाया, ये तो उससे ज़्यादा मुश्किल है। मुझे सर से पैर तक देखा, बल्कि घूरा और अफसोस से सर हिलाया। वो इतनी बड़ी गाड़ी में आती थी, ड्राइवर गाड़ी में बैठकर उसका इंतज़ार करता था। ये वाकई में मुश्किल था। तुम्हें पैसे कौन देता है? वो जाने लगी तो शायद कुछ सोच कर रुक गई। दादाजी मनी ऑर्डर करवा देते हैं। मनी ऑर्डर? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई और फिर मेरी तरफ हैरत से देखा कि मैंने कैसे अजीब सी बात की। मनी ऑर्डर क्या होता है? अजीब सा सवाल भी पूछ लिया। दादाजी डाक खाने जाकर फार्म भरते हैं, पैसे डाक खाने वाले को देते हैं, मुझे रसीद भेज देते हैं, मैं बड़े डाक खाने जाकर ले आता हूँ। बड़ा डाक खाना? वो ये कहकर मेरी तरफ देखती रही जैसे मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जिन दिनों एहराम मिस्र तामीर हो रहा था। GPO, जनरल पोस्ट ऑफिस, मैंने मतानत से जवाब दिया। मनी ऑर्डर हॉस्टल में भी मिल जाता है? तुम्हारे गांव में बिजली है? वो मज़ीद तहकीक में लग गई। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। हैरत से उसका मुंह खुल गया। टीवी है?
बिजली नहीं है तो टीवी कहाँ से होगा? उसने नाक सुखेड़ ली। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने शाने उचकाए कि ना मानो। तुम तो जंगल से आए हो, ज़िंदगी कैसे गुजारते हो वहाँ? उसे एकदम ही कितनी दिलचस्पी हो चुकी थी। दादाजी के पास एक बैटरी वाला रेडियो है। चौपाल में सब उस रेडियो से खबर सुनते हैं। पूरे गांव में सिर्फ एक रेडियो है। उसने एक उंगली खड़ी करके एक पर जोर दिया। हाँ, उसने फिर नाक सुखेड़ ली कि उसे यकीन नहीं है। मैं झूठा हूँ, लंबी लंबी हाँक रहा हूँ। शायद मेरे गांव की सच्चाई ने उसे वाकई हैरत में डाल दिया था। शहर के लोग देहात की ज़िंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकते। वो वक्त से बहुत आगे ज़िंदगी गुजार रहे होते। जो सहूलतें आम आदमी को हासिल करने में ज़िंदगियां लग जाती हैं, उन्हें वो आँख खोलते ही मैसर होती हैं। फिर उनकी दुनिया और आम आदमी की दुनिया अलग अलग हो जाती है। ऐसे एक ही दुनिया में रहते हुए भी सब जुदा जुदा रहते हैं। बिजली करीब के गांव में आ चुकी थी, लेकिन चौपाल में बैठने वालों ने बाहमी सलाह मशवरे से फ़ैसला किया था कि बिजली तक तो ठीक है, लेकिन गांव में टीवी नहीं आने देंगे। ये क्या बात हुई कि एक डब्बा सारे गांव को बेहया कर दे? तुम्हारा गांव तो देखने की चीज़ होगा। वो हैरान परेशान से चली गई। उससे बातचीत मुलाकात कभी मायूस नहीं करती थी। या तो बंदा खिल उठता था या फिर बददिल हो जाता था। मर्दों की तरह आस्तीन के बाजू चढ़ा कर रखती थी। पूरी यूनिवर्सिटी में वाहिद लड़की थी जो बगैर दुपट्टे के आती थी। सुना था कुछ गरीब स्टूडेंट की माली मदद भी करती है। उसके बारे में बहुत कुछ मशहूर है। वो अच्छी है। वो बहुत बुरी भी थी। बगैर दुपट्टे के बेशर्मी से दंदनाती फिरती है। मर्दाना कपड़े पहनती है, सिगरेट पीती है, लड़कों के हॉस्टल चली जाती है, डिस्को डांस करती है, रात गए तक आवारागर्दी करती है, इंग्लिश उर्दू गालियाँ देती है। बस बहुत कुछ कर लेती है। वो मिसेस शमसा की तरह ढाके की मलमल की साड़ी बांध कर भी आ जाया करती थी। एक दिन आई तो बाल इतने छोटे कटे हुए थे कि पीछे से पूरी गर्दन दिखाई देती थी। मिसेस फारूक तक ने देखकर मुंह बना लिया, जिनके अपने बाल शानों तक कटे पटे थे। चंद दिन गुजरे तो उसने बेपर्दा गर्दन के पीछे टैटू खुदवा दिया। ये हराम होता है, किसी ने चिल्लाकर जताया। तुम अपनी हलाल नज़रें घुमा लो, उसने चमक कर कहा। उसके मुंह कौन लगता। कभी लड़कों के ग्रुप में कहे लगा देती, कभी अकेली किसी कोने में किताब में मुंह देकर बैठी होती। लड़कियां उसे साइको कहती, फिर यही लड़कियां उसकी गाड़ी में बैठकर माल पर दही भल्ले खा रही होती। मिलकर सबने अनारकली पर हल्ला बोल दिया होता। वो पर्स से पैसे निकाल निकाल कर पकड़ाती रहती। सारी यूनिवर्सिटी उसकी मकरूज थी। जिनसे वो सख्ती से पैसों की वापसी का तकाजा करती, वो बिदक कर उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ाने पर आ जाते कि ये अपनी फैशनेबल सौतेली माँ के पर्स से पैसे उड़ाती है, उसकी कीमती जेवर चुराकर बेच देती है, फिर मस्तियाँ करती है। उसके बारे में इतना कुछ मशहूर था कि सब पर यकीन आ जाता, और नहीं भी। यूनिवर्सिटी का नया हंगामा कुछ ऐसे था कि राबिया का निकाह अफरा तफरी में तय हुआ था, जैसे मार्शल लॉ लगने वाला हो, इमरजेंसी का नफाद होना हो। सुना था उसने वहाँ जाकर वो ढोलक बजाई, वो गाने गाए कि राबिया के ख़ानदान में उस भाईजान लड़की की गाई बजाई रौनक बड़ी मशहूर रही। उसका मर्दाना होली और सुरीली आवाज़, वो ढोलक बजाने वाली भाईजान। वैसे वो डिपार्टमेंट की वाहिद लड़की थी जिसके डैडी अमेरिका आते जाते रहते थे, वरना ज़्यादातर के सऊदी अरब, मस्कत या दुबई तक ही पेंडुलम बने झूल रहे थे। अब कहाँ बर्फीली हवाओं के मज़े और कहाँ ये सहराओं की गर्म हवाएं। एक बात मुझे कभी समझ में नहीं आई कि माही हुकूक नुस्वा की हामी ज़्यादा थी या फिर फ़राइज़ मर्दा की। कभी लगता था कि वो औरतों के हुकूक के लिए किसी की जान तक ले लेगी, और कभी लगता था कि वो अपने औरत होने तक से नफ़रत करती है और सिर्फ मर्दों को ही लायक मखलूक समझती है। उसने हर मामले में सबको पीछे छोड़ा हुआ था। कुछ लड़कियां उसे भाईजान कहकर ये साबित करना चाहती थी कि वो नस्वानी हुस्न के पैमाने पर पूरी नहीं उतरती। ऐसे वो अपने दिल को तसल्ली दे लिया करती थी कि उसके अमीराना हुस्न में नज़ाकत नहीं है। लेकिन अगर कभी वो छोटी कमीज़ और खुले पाँचों की शलवार पहनकर 4-6 चूड़ियाँ कलाई में चढ़ाकर यूनिवर्सिटी आ जाती, तो गर्दन तक कटे बालों के बावजूद मशरक़ी हुस्न का चलता फिरता नमूना लगती थी, जो कई लड़कियों को मुंह चिढ़ा रहा होता। साड़ी में तो उसकी प्रोफेसर्स भी तारीफ़ किया करती थी। यही दिलजली लड़कियां उसके नसीब पर जलती कुड़ती रहती। चूँकि वो ग्रस्तन लड़की नहीं है, आज़ाद ख्याल और मनमानी करने वाली है, तो उसकी शादी कहीं भी हुई बात तलाक पर ही ख़त्म होगी।
इस जोकर वाली बात के बाद अगले ही दिन वो गाड़ी में एक बड़ा सा आईना रख कर ले आई थी। अब वो ले आई थी तो मुझे भी साइकिल के पीछे रख कर उसे हॉस्टल लाना पड़ा। उस कमरे के कोने में रखा तो सारा कमरा जगमग करने लगा। पता नहीं उसका दिया हुआ आईना ही अच्छा था या मेरी शक्ल पर शहरी रंग चढ़ गया था। मैं उस आईने में काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा था। देखा मेरे आईने का कमाल, अब इंसानों जैसी शक्ल लगने लगी है। अगले दिन वो मिली तो चहक कर कहा। मैं कसमसा कर रह गया। शुक्रिया मुझे इंसान बनाने का। जो खुद बुरी वाली इंसान नहीं थी उसने मुझे शहरी बाबू बना दिया था। उसने अपने घर में म्यूज़िक पार्टी रखी थी। उसके डैडी किसी मशहूर अमेरिकी ब्रांड के कैसेट लाए थे। कई हफ्तों तक उसकी म्यूज़िक पार्टी का चर्चा रहा, जहां उसने डिस्को भी किया। उस वाहियात पार्टी में गए भी सब थे और बातें भी सब ने की थी। जो नहीं गए थे उन्होंने बड़ी मिन्नत समाजत से माही को अगली बार बुलाने के लिए पक्का किया था। लड़कियां अपनी पैंट शर्ट पहनने की ख्वाहिश उसके घर जाकर पूरी करती थी। उसकी अलमारी में घुसकर उसके कपड़े निकालती, मेकअप करती, परफ्यूम लगाती और इसी के कैमरे से तस्वीर बनाती। उस डिस्को पार्टी के बाद तस्वीरें धुल कर आईं तो पूरे डिपार्टमेंट में आग ही लग गई। किसी दिलजले ने राबिया के शौहर को एक तस्वीर भिजवा दी। अगला पूरा हफ्ता वो यूनिवर्सिटी नहीं आई तो उस खबर के साथ कि 1 महीने के अंदर अंदर उसकी रुखसती है। वो माही को हाथ उठा कर बद्दुआएं देती, रोती पीटती रही कि उसकी वजह से उसका मास्टर्स अधूरा रह गया। वो लाइब्रेरी से एक वक्त में एक किताब लेकर पढ़ती थी और उसी एक किताब में से एक ख़त निकला। खुदा के लिए दुपट्टा लेकर यूनिवर्सिटी आया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब लड़के तुम्हें घूरते हैं। ये ख़त उसने आवाज़ बुलंद पढ़कर सुनाया, फिर क्लास के सामने लहरा कर पूछा, ये जिसने भी लिखा है वो खुद ही सामने आ जाए, मुझे मालूम हुआ तो अच्छा नहीं होगा। नरमी से धमकी दी गई थी। कोई भी अपनी जगह से नहीं उठा। तुम राइटिंग देख लो। पीछे से कमर ने हाँक लगाई। इतनी समझ तो उस बेचारे में ज़रूर होगी कि ख़त किसी और से लिखवा लेता या चालाकी से राइटिंग बदल लेता। कंवल ने टांग पर टांग रखते हुए कहा, पक्का ये कोई लड़की ही है। निकाहशुदा राबिया, जिसका यूनिवर्सिटी में ये आखिरी हफ्ता था, ने कहा, कल से दुपट्टे में आना, हमारे होने वाले भाईजान को बुरा लगता है। कंवल बाज नहीं आई। सब हंसने लगे, वो भी हंसने लगी और अगले दिन वो लंबे से दुपट्टे में आई। सारी क्लास तो हैरान थी ही, प्रोफेसर्स भी बड़ा हैरान हुई। मिसेस शमसा ने चश्मे के पीछे से देखा और कहा, अच्छी लग रही हो। क्या बोर्ड ही लिया है तो खुदा के लिए छोड़ न देना। उस दिन मैं दरख्त के नीचे बैठा नोट्स बना रहा था कि वो धम से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। वो ख़त तुमने मुझे लिखा था ना? जैसे उसे यकीन था। मैं घिघिया कर रह गया। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, कबूतर बनने नहीं। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। तुम इतना डरते क्यों हो? तुमसे सब डरते हैं, पर किस लिए? चलो आज तुम ही बता दो। तुम्हारी गाड़ी से, तुम्हारी उस लंबी मूंछों वाले ड्राइवर से, तुम्हारे दुपट्टा ना लेने से, गर्दन के टैटू से और फिर तुम्हारे डैडी से भी, जिनसे कोई नहीं मिला लेकिन सब डरते हैं कि वो किसी को भी अपने आदमियों से अगवा करवा सकते हैं, गोली मारकर लाश नहर में फेंकवा सकते हैं। तुम्हारे पर्स में पड़े मुड़े तेड़े डॉलरों से, अमेरिकी ब्रांड के कैसेट से, तुम्हारे सिगरेट पीने से और तुम्हारे लड़कों को मारने से भी। मैंने एक ही सांस में सब कह दिया। खौफ से मेरा चेहरा जर्द पड़ चुका था। उन्हें मारना ज़रूरी था, उसने संजीदगी से कहा। तुमने एन रिटायरमेंट के साल में प्रोफेसर नदीम बेग के ख़िलाफ़ काबीना बिठा दी। तुम उस कमीने के बारे में क्या जानते हो? उसकी गर्दन की रगें तन गई। मुझे बुरा लगा कि उसने प्रोफेसर को ऐसी गाली दी। मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। हम तो उस्तादों की जूतियाँ खाकर भी उफ़ न करने वाले देहाती थे। सुनो मिस्टर गंवार, तुम लाख पढ़ाकू सही, लेकिन कुछ बातें सिर्फ लड़कियां ही जानती हैं। तुम भी सुन लो माही कि लड़कियां सिर्फ कुछ बातें जानती हैं, लेकिन लड़के बहुत सारी बातें जानते हैं। कैंटीन में होने वाली बकवास, हॉस्टल के कमरों में गूंजते जूम मायने कह गए और सिगरेट के बादलों में उड़ाई गई फप्तियाँ। अगर तुम्हारे सामने चंद बातें दोहरा दूँ तो तुम उन सब का खून पी जाओ। वो मेरी शक्ल देख कर रह गई। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम आज़ाद ख्याल हो, कुछ कुछ समझती हो, सब कुछ नहीं। सारी दुनिया ही दोगली है, तुम भी हो। मेरे मुँह से बेसाख्ता निकला। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगा उसके चेहरे का रंग बदल गया। मैं तो दोगलों की सरदार हूँ। वो हंस दी, लेकिन बहुत उदास लगी। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने जैसे यकीन से कहा। और हाँ, मैं सिगरेट नहीं पीती, उदासी से ही कहा और चल दी। वो कभी किसी को सफाई नहीं देती थी, न जाने मुझे क्यों दे रही थी। माँ जबी, सुनो, पीछे से आवाज़ दी। वो रुक कर मुझे देखने लगी। वो ख़त तुम्हें अच्छा लगा? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। फिर दुपट्टा लेकर क्यों आती हो? मैं शरारत से हंसने लगा। मुझे उसकी जुर्रत अच्छी लगी। संजीदगी से कहा,
ये जुर्रत थी, हौसला या फिर मोहब्बत। उसकी किताबों से ख़त निकलने का सिलसिला दराज होता चला गया। किसी में शेर होता, किसी में गज़ल, किसी में ख़याल बयानी, और एक बार उसकी मलमल की साड़ी की तारीफ़। माही ने ख़त वाले को ढूंढने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। ख़त कभी किताब से निकलते, कभी उसकी गाड़ी के बोनट पर चिपके होते और कभी क्लास में उसकी कुर्सी पर रखे मिलते, जिन्हें देखकर लो आ गया मोहब्बतनामा की हाँक लगाई जाती। उसने कई ख़त क्लास के सामने पढ़े, कुछ फाड़ कर फेंक दिए, कुछ मिट्टी में भींचकर डस्टबिन में उछाल दिए। कबूतर ख़त नहीं लाया। ख़त में लंबा वक्फा आ जाता तो कोई पूछ लेता, वरना लड़कियां जान को आ जाती। हमारे भाईजान कैसे हैं? बड़े दिनों से गायब हैं। एक दिन वो अपने मंगेतर के साथ यूनिवर्सिटी आई, जो ठंडे मुल्क से गर्म मुल्क की हवा खाने आया था। वो इतना दराज कद और गोरा चिट्टा था कि माही के बताने पर भी यकीन नहीं आया कि वो पाकिस्तानी है। उसकी सहेलियां अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में उसे मुतासिर करने की कोशिश कर रही थी। लड़के दूर से ही उसका कद काट नाप कर हाँप गए। बड़ा ऊंचा हाथ मारा है। अगर किसी का माही पर दिल था भी तो सब हाथ से गया। फर्स्ट कज़न है। ऐसे फर्स्ट कज़न भी इन्हीं अमीरों के होते हैं। हमें तो दूध दही वाले ही मिलते हैं। इसे वो ख़त पढ़कर सुनाए हैं। कंवल की आंखों में कितना हसद चढ़ाया। ये अमीर लोग और उनकी किस्मतें। वो मेरा मंगेतर है, मेरी माँ नहीं जिसे सब बताऊं। माँ को सब बताती हो। लड़कियाँ कितनी जल कुकड़ियाँ होती हैं। माँ जिंदा होती तो बता देती। कितनी संजीदा थी वो। मैं उसकी छोटी सी मम्मी से मिल चुकी हूँ, जिनका नाक में दम कर रखा है उसने। उन दोनों ने मेरी नाक के साथ भी यही कुछ कर रखा है। वो उंगलियां चटखाने लगी। ऐसे वक्त में वो मुझे बड़ी कमज़ोर सी लड़की लगती, जो बड़ी जल्दी रो देगी और जिसकी हिचकियां तक बन जाएगी। लड़कियां उस पर ऐसे वैसे तंज करके उसे जिद करने की कोशिश करती थी। वो उसे बहाने बहाने से याद दिलाती रहती थी कि वो बहुत सा पैसा होने के बावजूद भी माही की ज़िंदगी उनकी ज़िंदगियों की तरह नॉर्मल नहीं है। उसके पास एक ऐसा घर आंगन नहीं है जहाँ प्यार करने वाली माँ तख्त पर बैठकर सब्ज़ी बनाती है। बाप काम से थका हारा घर आता है। बहन भाई 2-2 रुपए की चीज़ पर जानवरों की तरह लड़ते हैं और माँ उन्हें चप्पल खींच कर मारती है। तेज़ बुखार में यही माँ सिरहाने बैठकर ठंडी पट्टियाँ करती है। बाप बन डबल रोटी लाता है कि दूध में भिगो कर खा लो, थोड़ी जान आ जाएगी। अब कहाँ घास का बड़ा सलून और कहाँ ये घर आंगन जहाँ सारे फासाद के बावजूद माँ बाप का सगा औलाद प्यार मौजूद था। लड़ने मरने वाली ही सही पुराने बहन भाई थे। फैशनेबल सौतेली माँ नहीं, जो आए दिन बाप के कान भरे और इकलौती बेटी का जीना दो भर कर दे। तुम अमीर लोगों को अपने मम्मी डैडी से बड़ी फैशनी से शिकायतें होती हैं। हमें वक्त नहीं देते, मुलाजिमों पर छोड़ दिया है, मिलकर डिनर नहीं करते, हाल नहीं पूछते। हमसे पूछो शिकायत किसे कहते हैं। मेरे बाप ने मेरी यूनिवर्सिटी के फ़ीस देने से साफ मना कर दिया है। मांग तांग कर कैसे फ़ीस भरी है मैं ही जानती हूँ। सबकी अपनी ज़रूरतें होती हैं। तुम्हारी ज़रूरत फ़ीस, मेरी ज़रूरत तवज्जो। तुम्हारा पर्स डॉलरों से भरा रहता है, तवज्जो की परवाह क्यों करती हो? माही की आंखें डिबडिबा गई। कुछ लोगों को हम कभी समझ नहीं पाते, ऐसे ही उसको समझ नहीं पाया। उसने अपने ड्राइवर की छुट्टी कर दी और शहर की सबसे खटारा गाड़ी ले ली, जबकि वो कभी भी नई गाड़ी बड़े आराम से ले सकती थी। ये मैंने अपनी पॉकेट मनी से ली है। मैंने तंजन उसकी गाड़ी की तारीफ़ की तो उसने खुश होते हुए बताया, तुम्हारी पॉकेट मनी इतनी ज़्यादा होती है? तन से खींचे मेरे होठ हैरत से वाह हुए। लंदन से अंकल आए थे, पॉन्स देकर गए थे। तुम्हारा कोई एक चचा मामू खालू मुझे मिल सकता है? मैंने संजीदगी से पूछा। देखो, संजीदगी से एक बात कहूँ, कभी अमीर होने की ख्वाहिश न करना, बड़ी जलालत है इसमें। किसी अमीर को देखकर लगता तो नहीं कि वो जलील हो रहा है। वो बड़े ज़ोर से हंसी। पैसे बहुत सी चीज़ें ख़रीद देते हैं, लेकिन बहुत से एहसास खा जाते हैं। मुझे फ़ी घंटा पैसे दो तो मैं हर नस्ल के एहसास के लिए तुम्हें वक्त दे सकता हूँ। तुम्हारा वक्त चाहिए किसे? उसने ठीक कहा था। मेरी औकात थी कि वो मुझे मुंह लगाती। सबको गाड़ी वाली बात मजाक लगती थी, लेकिन वो एक अरसे तक उसे संजीदगी से चलाती रही। क्लास फेलोज़ को घर तक छोड़ देती थी। एक दिन मुझे भी हॉस्टल छोड़ दिया था। तुम्हारा गांव कैसा है? वो गाड़ी चलाते हुए पूछ रही थी। जैसे गांव होते हैं। उसकी कार इतर मुअत्तर थी। मैंने कभी गांव नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम कैसे होते हैं। वो सच कह रही थी। मैं खामोश हो गया, सहम अलग गया। अपना गांव दिखाओगे? तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन नहीं, मुझे कहना पड़ा। वो मेरी तरफ सर घुमाकर देख कर रह गई। इसकी वजह शायद वो जानती थी। तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन जैसे कपड़े तुम पहनती हो, गांव के लोग बड़े सादा होते हैं। जो देखते हैं उस पर ईमान रखते हैं। मैं शहर पढ़ने आया हूँ, सारे गांव की साख अपने सर पर रख कर लाया हूँ।
यहाँ ऐसा वैसा कुछ किया तो सारा गांव शर्मिंदा होगा। तुम्हारी गर्दन पर बना बिच्छू तुम्हें काफिर करार करवा देगा। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे लेकिन मुझे नहीं छोड़ेंगे। बड़े नपे तुले अंदाज में बताया। तुम बहुत डरपोक निकले, उसने मजाकन कहा, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि उसे तकलीफ़ पहुंची है, इतनी कि वो अगले कई दिनों तक मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। कभी कभी जो दुपट्टा लेकर आ जाती थी वो दुपट्टा भी गायब हो गया। एक दिन दादाजी यूनिवर्सिटी आ गए। ये मेरी सालगिरह का दिन था। बाग में घास पर बैठे हम बातें कर रहे थे कि दूर पथरीली रविश पर माही हमें देखते हुए गुजर गई। कुछ देर बाद पलट कर आई। अब गले में किसी से उधार लिया हुआ दुपट्टा था। दादाजी को सलाम किया, सर पर प्यार लिया, फिर भाग कर गई और 2 ठंडी बोतलें ले आई। एक दादाजी को दी, एक खुद पीने लगी। मैं ज़ाहिर है दोनों का मुँह देख रहा था। मैं आपका गांव देखना चाहती हूँ, लेकिन आपका पढ़ाकू कहता है कि मैं गांव नहीं आ सकती क्योंकि मैं काफिर हूँ। दादाजी ने मेरी तरफ बड़ी नाराज़ी लिए देखा। तो मैं शहर पढ़ने के लिए भेजा था, फतवे लगाने के लिए नहीं। माही तो खिल उठी। उसकी ज़बान और कैंची की तरह चलने लगी। इसका कहना है कि जिस तरह की लड़की मैं हूँ गाँव वाले इसे बातें करेंगे। दादाजी ने जेब से पूरे 2 रुपये निकाल कर उसे पकड़ाए और सर पर हाथ रख दिया। मुझे ख़त लिख देना, मैं खुद तो मैं आकर ले जाऊंगा। वो 2 रुपये उसने बड़ी अपनाइत से पर्स में रख लिए और मुझे देखकर मुंह चिढ़ाया। गांव में फ़ोन नहीं है, वो ख़त कैसे लिखती? इससे कहना ये ख़त लिख देगा, दादाजी ने फिर मोहब्बत से कहा। अब मैं इससे कुछ नहीं कहना चाहती। वो दादाजी से बाकायदा लाड करने लगी। जिस फिल्म से अपनी बुराई के बजाय दूसरों के ऐप दिखाई देने लगे, उसे छोड़ देना भला होता है पुत्र। कुछ बुराइयां इंसान अपने अंदर खुद पैदा नहीं करता बल्कि उसका माहौल उसे बागी कर देता है। दादाजी ने गांव जाकर मुझे एक लंबा ख़त लिखा। दादाजी पूरी 8 जमातें पास थे। वो बहुत पढ़ना लिखना चाहते थे लेकिन यतीम हो गए। घर की जिम्मेदारी संभाली, खेती बाड़ी में जीत गए। उनकी वजह से कई शादियाँ गैर बिरादरियों में भी हुई। बचपन की कई मंगियाँ टूट गई कि बच्चों की मर्जी नहीं। जहाँ दिल राज़ी ना हो वहाँ घर नहीं बसते। एक दिन अचानक फिर से दादाजी आ गए। माही को बुलवाया, उसे गांव आने के लिए कहा। अपने साथ लाए हुआ साग, देसी घी, गुड़ की सौगातें उसे पकड़ाईं, जिसे अपनी खटारा गाड़ी में पिछली सीट पर रखकर वो दादाजी को अगली सीट पर बैठाकर रेगल से चाट खिलाने ले आई। मैं पिछली सीट पर बैठा था, सारा तमाशा देखता रहा। वो दादाजी से टूटी फूटी पंजाबी में बातें कर रही थी। एक जगह गाड़ी रोककर भागकर अंदर से आइसक्रीम लाई, एक दादाजी को दी, एक खुद खाने लगी। दोनों ने पलट कर भी मेरी तरफ नहीं देखा। ये शायद दादाजी की ज़िंदगी की पहली कोन आइसक्रीम थी जिसे वो खा कम और मुंह पर ज़्यादा लगा रहे थे। माही हाथ बढ़ाकर रुमाल से उनका मुंह पोंछ रही थी। बेटियों के मान रखने पड़ते हैं पुत्र। मेरा फूला हुआ मुंह देखकर दादाजी कह गए। उसी मान के लिए उन्होंने मुझे कई बार डांटा, डिंगर, कमला और बेवकूफ़ कहा। गांव के वो किस्से सुनाए जिसमें मेरी सबकी होती रही। हंस हंस कर माही का हाल तबाह हो गया। एक दिन माही गांव से हो भी आई। अगले दिन से इम्तहान शुरू थे। सब पर इम्तहानों का भूत सवार था और वो सैर सपाटे कर रही थी। दादाजी ने उसी के हाथ खत और खाने पीने की कुछ चीज़ें भेजी थी। तुम मेरे घर गई थी। मैं कितना हैरान था। हाथ पीछे बांधकर वो बेनियाजी से शानी उचका कर रह गई। दादाजी के गाँव? वो मेरे दादाजी हैं, लेकिन तुम उनका खून नहीं लगते। वो मुँह चिढ़ा कर चली गई। मुझे बड़ी फ़िक्र हुई। दिल चाहा कि गांव पहुंचकर खबर लूं कि वो यहाँ क्या कुछ कर गई है, लेकिन इम्तिहान ने सर उठाने नहीं दिया। इम्तिहान के बाद गया तो नई ही बातें मालूम हुई। मेरा ख्याल था वो गांव देखने गई है, लेकिन वो तो पढ़कर बेबे की मंजी पर सोती रही। उठी तो बेबी ने कहा, कुड़िए तेरी सारी नमाज़ें निकल गई, जल्दी कर वरना मगरिब भी गया। वो जल्दी से वज़ू करके नमाज के लिए खड़ी हो गई। उल्टी सीधी नमाज पढ़ने लगी। लड़कियां पल्लू में मुंह देकर दोहरी होती रहीं। बेबे ने कई बार झिड़का कि नमाजी बंदे की चाहत देखते हैं, तौर तरीका नहीं। रोटी टक्कर के बाद वो अपनी खटारा गाड़ी में वापसी के लिए निकल खड़ी हुई। सब ने बड़ा रोका कि सुबह चली जाना। वो बाज नहीं आई। हाथ हिलाती गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। बेबे आयतल कुर्सी पर पढ़कर पीछे से फूंके मारने लगी। उसने बेबे को फ्लाइंग किस दी। लड़कियों ने लाल पीला होकर पल्लू में मुँह धो लिया। दादाजी ने 3-4 लड़के साइकिलों पर उसके पीछे किए। वो खिड़की से सर निकाल कर चिल्लाती रही कि वापस जाओ, मैं चली जाऊंगी। लेकिन दादाजी ने कहकर भेजा था। लड़के आधा रास्ता छोड़कर ही वापस हुए। तुम्हारे गांव वाले बड़े जाबाज हैं।
दादाजी का ख़त देते हुए उसने कहा था, जिसकी समझ गांव जाकर आई थी। छुट्टियां गुजारकर यूनिवर्सिटी वापस आया तो माँ ही गायब थी। लड़कियां उसका पता करने घर गई तो उसकी मम्मी ने गुलाबी पैरों पर सुर्ख नेल पॉलिश लगाते हुए उसके अमेरिका जाने का बताया। बेजारी से मुलाजिम को चाय का कहकर लंबी हील पर टिक टिक करती चली गई। उसके जाने के बाद बड़ी अफवाहें उड़ी कि वो अमेरिका नहीं गई बल्कि किसी के साथ भाग गई है। सौतेली माँ ने दुश्मनी से उसे मरवा दिया है, कहीं कैद करवा दिया है। उस चुड़ैल के साथ झगड़ा इतना बढ़ गया था कि डैडी जी ने अंग्रेज़ मंगेतर को बुलाकर चलता किया, या खुद ही कहीं छिप कर बैठ गई होगी कि बाप को तंग करके बदला ले ले। न जाने क्यों मुझे किसी अफवाह पर यकीन नहीं आया। वो पूरा बंदोबस्त करके गई थी, अपनी खटारा बेच कर गई थी, चाबी पकड़ा कर गई थी कि जितने की बिकी वो मेरे पर, ये बिकने में नहीं आ रही। वर्कशॉप के मुनीर भाई ने दांत निकाल कर बताया। बड़ी हिम्मत करके उसके डैडी के ऑफिस पहुंच गया। बड़े इंतज़ार के बाद उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। उसके डैडी वही डैडी थे जिनसे मिले बगैर हम सब डरते थे। खुश शक्ल, खुश लिबास, पैसे का रुआब, ताकत का गुरूर। मैंने माही का पूछा तो अबरूज काली, उसकी शादी हो गई है। साथ वो बार बार घड़ी देखने लगे। अपना मास्टर्स भी मुकम्मल नहीं किया। मेरा दम निकला जाता था। फ़ोन उठाकर ड्राइवर से गाड़ी रेडी रखने का कहा। उसे मास्टर्स वास्टर्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ब्रीफकेस उठाकर खड़े हो गए। मैं कुर्सी पर बैठा रह गया, फिर वहाँ से उठाया। बाप के रवैये से जाहिर था वे ऐसी बागी बेटी से आजिज़ थे जिसने उनकी मुँह चढ़ी बीवी का नाक में दम कर रखा था। माही यूनिवर्सिटी से क्या गई, बहुत कुछ अपने साथ ले गई। डिपार्टमेंट भरा हुआ था, प्रोफेसर्स थे, हंगामे थे, लेकिन सारी यूनिवर्सिटी ही उजड़ गई थी। शादी के बाद राबिया मिलने आई, आंसू बहाती रही। वो सिर्फ एक माही को याद कर रही थी। माही शादी के तोहफे में उसके शौहर को अच्छी जॉब दिलवा कर गई थी। मुनीर तो माही का मदा हो गया कि कहाँ इतनी डिग्रियों पर भी वो मामूली नौकरी कर रहा था। कहाँ माही ने अपने एक अंकल के पास भेजा और उसकी फ़र्स्ट क्लास जॉब हो गई। तुम ही बद्दुआएं देती थी माही को। कमल भूलने वाली नहीं थी। राबिया ने बड़ी ज़ख्मी नज़र से कमल को देखा। माही मुनीर के ऑफिस गई थी और उसे वो तस्वीरें दिखाई थी कि जल्दी से उसे रुखसत करवा कर घर बिठाओ, पढ़ाई होती रहेगी। मास्टर्स करके उसने कौन सा मिसाइल बना लेना है। मेरी मन्नत समाजत पर मुनीर ने तस्वीर जला दी थी, लेकिन वो तस्वीर ताया अब्बा तक पहुंच गई। मुनीर तो मेरे लिहाज में चुप रहा, लेकिन ताया जी ने तूफ़ान खड़ा कर दिया। सब हक्का बक्का उसकी शक्ल देखती रह गई। माँ जब इतनी ओल्ड फैशन तो नहीं थी। मेरा मास्टर्स एमफिल सब हो गया। 1 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ा, फिर लंदन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो वहाँ जॉब मिल गई जिसकी मुझे ज़रा उम्मीद नहीं थी। साथ ही पीएचडी शुरू कर दी। एक दिन लंच के लिए सड़क किनारे कैफ़े में बैठा। उसके घुंघराले बाल पुष्ट पर बिखरे दिखाई दिए। एक बच्ची ने उसका हाथ थाम रखा था। मैं जानता था वो माँ ही है। मैं अपनी जगह पर बैठा कॉफ़ी पीता रहा कि यहीं कहीं उसका वो गोरा शौहर भी होगा जो यूनिवर्सिटी आया था। ये अमेरिका से यहाँ किसी अंकल से मिलने आई होगी, वरना छुट्टियाँ मनाने निकल खड़ी हुई होगी। अमीर लोगों के अमीराना फैशन। हम देहाती लोग शादीशुदा लड़कियों से बड़ा देखभाल कर सलाम दुआ लेते हैं। उनकी ज़िंदगियों की झील में कंकर उछालने से मोहतात रहते हैं। जब वो नज़रों से बिल्कुल ही दूर हो जाने को हो गई तो मैं अपनी सारी देहाती तरतीब छोड़कर उसके पीछे लपका और उसे आवाज़ दी, माही। यह आवाज़ इतनी बुलंद नहीं थी कि वो रुक ही जाती, लेकिन वो रुकी और पलटकर पीछे देखा। दानियाल तुम? वो बड़ी तेज़ी से फासला तय करती हुई मेरी तरफ आई। मैंने उसकी बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने फ़ौरन अपना छोटा सा हाथ मेरे हाथ में दे दिया। चलो कॉफ़ी पीते हैं। मैं सारा को लेकर आगे बढ़ गया। बातें यूनिवर्सिटी से शुरू होकर मेरे लंदन आने पर रुकी। फिर वो अपनी मामूली सी जॉब के बारे में बताने लगी। मास्टर्स अधूरा छोड़ देने का नुकसान तो होना ही था। कहीं अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। वो शादी होकर अमेरिका नहीं लंदन आई थी। देखा, एक अफवाह तो गलत ही निकली। तुम राबिया के शौहर से ऑफिस जाकर क्यों मिली थी? मुझे राबिया वाले किस्से ने बड़ा मुकस्समे में रखा था। उसकी पेशानी पर सोच की लकीरें उभरी, जैसे याद कर रही हो। मुनीर रुखसती जल्दी चाहता था, राबिया मानती नहीं थी। ये ड्रामा हम दोनों ने मिलकर खेला। तस्वीरों पर मुनीर नहीं, उसके ससुर भड़के थे, जो उसके ताया अब्बा भी थे। उन्होंने फ़ौरन रुखसती का अल्टीमेटम दे दिया था। अगर मिलकर खेला था तो तस्वीरें सीधे सीधे ताया अब्बा को भिजवाती। तुम नहीं समझोगे, मुनीर को भेजने पर काम नहीं बना था। राबिया ने अपनी मोहब्बत की कस्में देकर मुनीर से तस्वीरें जलवा दी। मजबूरन अब्बा को भेजनी पड़ी। कसूर सारा राबिया का था। सीधी तरह से मान जाती तो ये सब ना करना पड़ता। ऐसा भी क्या हो गया था? पैंट शर्ट ही तो पहनी थी राबिया ने। मुझे अब तक बात समझ नहीं आई। माही हंसते हंसते लोट पोट हो गई।
सिर्फ पैंट शर्ट पर ताया अब्बा इतना न भड़कते। राबिया सिगरेट पी रही थी, मैंने मार्कर से मूंछें बना ली थी, वैसे ही पूरा लड़का लगती थी, ऐसे और लगने लगी। सिगरेट मेरे होठों में दबी थी और मैं लाइटर से राबिया की सिगरेट सुलगा रही थी। तुम भी वो तस्वीर देखते तो भड़क उठते। मैं हैरान उसकी शक्ल देखता रह गया। तुम तो हुकूक नुस्वा की बड़ी अलमबरदार होती थी, राबिया को मास्टर्स तो करने देती। एक बार तुमने कहा था लड़कियां सब कुछ नहीं समझती, ये वो मामला है जो तुम नहीं समझ सकते। मुनीर अच्छा लड़का था, राबिया को ऐसे अच्छे साथी की कदर करनी चाहिए। तुम्हें कैसे पता मुनीर अच्छा लड़का था? जिन्हें बुरों का तजुर्बा हो चुका हो वो अच्छों की बड़ी अच्छी पहचान रखते हैं, मतानत से कहा। वो वही यूनिवर्सिटी वाली माही थी। फ़र्क था तो सिर्फ इतना, क्या वो ज़रा सोच कर बोलती थी। दादाजी ठीक हैं? हाँ भी और नहीं भी, काम करने से बाज नहीं आते, कोले की हड्डी तुड़वा बैठे हैं, अब चलने फिरने से बैठे हैं। मुझसे उन्हें ऐसे बेबस देखा नहीं जाता, इसीलिए यहाँ सर्जरी के लिए बुला लिया है। फ़िलहाल टेस्ट चल रहे हैं। वो हैरान मेरी शक्ल देख रही थी। दादाजी यहाँ हैं? दांत पीसे। क्या हुआ? दफान हो जाओ, कब से बातें बना रहे हो? मैं अभी तुम्हारे साथ जाकर उनसे मिल लेती। अब सारा की डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट का वक्त हो गया है, आज न गई तो हफ्तों पर बात चली जाएगी। उसने पेस्ट्री खाते सारा का मुंह टिश्यू से साफ़ किया। तुम बाज नहीं आती मीठा खाने से, मोहब्बत से कहा। सब कहते थे माही बहुत अजीब है, वो वाकई में बहुत अजीब थी। फिल्मी हीरो जैसा शौहर मिला, उसने एक थप्पड़ मारा और इसने उसे छोड़ दिया। औरतें तो रात दिन मार खाती हैं और ऐसे खूबसूरत शौहर की मोहब्बत का दम भरती हैं कि जो साथ चले तो दुनिया हसद से आहें भरे। माही ने उल्टा उसी हीरो को अदालत में घसीट लिया कि उसने अपनी पहली शादी और बच्ची क्यों छुपाई, फिर उसे झगड़ालू और जहनी बीमार शख्स करार देकर साबित कर दिया कि वो बच्ची का बाप बनने के लायक नहीं, और उल्टा खुद उस बच्ची की सरपरस्त बन गई। तुमने अपनी सौतेली बेटी के लिए इतना लंबा मुकदमा लड़ा। सौतेली माँ हो, बहन हो या बेटी, वो तो चुड़ैलें ही होती है ना। इस बच्ची की जहनी सेहत तबाह हो जाती। हफ्ते में एक बार बाप को मिलने की इजाज़त थी, बड़ी मुश्किलों से उसे महीने में 2 बार करवाया है। बड़े झूठ सच बोले, तब मुकदमा जीता था। चंद महीने वो बाकायदगी से मिलने आता रहा, अब तो 6 महीने से हम माँ बेटी को बहुत सुकून है। ऐसे नाशुक्रों को औलाद मिलनी ही नहीं चाहिए। तुम इतने अमीर बाप की बेटी हो माही, पाकिस्तान वापस चली जाओ। वो हंस कर रह गई। एक मामूली सी जॉब कर रही थी, छोटे सा अपार्टमेंट में रहती थी। अपने मनहूस बेवफा शौहर को वो बच्ची पाल रही थी जो किसी गोरी की औलाद की थी। कलाई पर बंधी घड़ी देखते हुए वो उठकर खड़ी हो गई। कोई औरत एक थप्पड़ पर तलाक नहीं लेती दानियाल, लेकिन वो औरत ज़रूर ले लेती है जो ये जान जाती है कि ये पहला और आखिरी थप्पड़ नहीं है। मेरे देहाती सवाल पर कि एक थप्पड़ पर तुमने तलाक ले ली का जवाब देकर वो टैक्सी में बैठ कर चली गई। वो दादाजी से मिलने आई तो जीन्स पर कुर्ता पहना हुआ था, स्कार्फ नुमा कपड़े को दुपट्टे की तरह लिया हुआ था। सारा से कहा कि ग्रैंडपा को सलाम करो। उसने बड़ी साफ उर्दू में सलाम किया। ग्रैंडपा ने सारा को साथ लपेटा। वो उसे जैसी तैसी उर्दू में चिड़िया की कहानी सुनाने लगे। माही की याददाश्त कमाल की थी। वो दादाजी से गांव के एक एक फ़र्द का नाम लेकर हाल अहवाल पूछ रही थी, जबकि उसने मुझसे किसी का भी नहीं पूछा था। वो मुझे इतनी अहमियत ही नहीं देती थी। कई लड़कियां जिनकी शादी हो चुकी थी, उसका सुनते ही उसका रंग फीका सा पड़ गया। सब खुश हैं अपने घरों में। दादाजी न जाने कैसे सब समझ गए। बड़ी जान मारकर उनके लिए इंसान के बच्चे ढूंढ लिए थे। वो हंसने लगी। जिस दिन दादाजी की सर्जरी थी उस दिन वो सारा वक्त हॉस्पिटल में रही, फिर बाद में कई तरह के सूप बनाकर लाती रही। कहती अकेले रहने से इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। दादाजी चलने फिरने लगे तो सारा को उनके पास छोड़कर अपने काम निपटा लिया करती थी। दादाजी सारा के बेबी सिटर बन गए, उसे चिड़िया कौवों की कहानियाँ सुनाते रहे। वो भी बड़ी खुशी से सुनती थी। सारा बड़ी अच्छी बच्ची थी, माँ को देखते ही उससे लिपट जाती। दोनों माँ बेटी ऐसे बातें करती थी जैसे पक्की सहेलियाँ हों। कभी मैं सारा को करीबी पार्क ले जाता, उसे आइसक्रीम खिलाता। एक दिन जुम्मे को दादाजी हम दोनों को मस्जिद ले गए। जो ये पूछें उन्हें जवाब दे दो और मुझे शर्मिंदा न करना। हमें मस्जिद के मौलवी के सामने बैठाकर दादाजी हमसे कबूल है पूछ रहे थे। माही ने बड़ी जल्दी कबूल कर लिया और सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगी। खुशी से मेरी आंखें इतनी नम हो गई कि धुंध के जालों ने सब धुंधला कर दिया। जिस वक्त मैं माही के डैडी के ऑफिस गया था और उन्होंने कहा था कि हाँ उसकी शादी हो गई, तो मैं आस्तीन से आंसू पोंछते हुए बाहर निकला था। ये धुंध मेरी आंखों में मकड़ी के जाले की तरह फैल गई थी। माल पर मेरी बस हो गई। साइकिल मेरे हाथों से फिसल गई और मैं सड़क पर ही ढह गया, डिपार्टमेंट के अफवाहों पर।
कि माही की शादी हो गई है। मैंने कान नहीं धरा था, लेकिन वो ख़त मैं तुम्हें लिखता था। उसका हाथ पकड़कर मैंने सबसे पहले ये इकरार किया था। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। वो सारी नज़में, ग़ज़लें, अशार मेरे दिल की आवाज़ थी। माही, ये दूसरा इकरार था। तुमने बताने में इतनी देर क्यों की? वो रो देने को हो गई, जैसे कोई मनपसंद चीज़ बड़ी देर बाद मिली हो। तुमने जाने में इतनी जल्दी क्यों की माही? मैंने 6 साल का हिज्र काटा था। मेरी आंखें उस तकलीफ़ से अभी भी नम हो जाती। उसका हाथ मेरे हाथ में रहा और फिर उस हाथ को मैंने अपने दिल पर रख दिया। ये नावलेट होता है यहाँ एंड। और नावलेट अच्छा था, इन्जॉयबल था, मुझे तो अच्छा लगा। और आप बताइएगा कि आपको नावल कैसा लगा। तो हम मिलते हैं कल किसी अच्छे से नावल के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम मिलते हैं कल। ओके, टाटा, बाय।